वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 फरवरी 2022 और 6 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहतास। और रोहतास की बात आई तो रोहतास से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आप यहां पर 2021 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण है। अगर आपसे पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है पटना को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जारी केंद्रीय रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है और इसके तहत पटना, राजेंद्र नगर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर सहित 18 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और यहाँ पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अपने चौथे बजट जो कि बजट सत्र 2022-23 के लिए था, तो इसमें देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की बात कही है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया और इस बजट में अगर हम बात करें तो भारत में आने वाले एक साल यानी कि बजट सत्र 2022-23 में 400 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की बात कही है और इसी के तहत आपको ध्यान रखना है पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। अब यहाँ पर देखिए बात आई है बजट सत्र 2022 की, तो आपको ये ध्यान रखना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये चौथा बजट है यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर चौथी बार ये बजट पेश किया है। और इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, तो वंदे भारत ट्रेन की जो मतलब कह सकते हैं शुरुआत हुई थी या फिर कह सकते हैं इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी ये 2018 में हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना उस समय से ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था लेकिन इसे बाद में वंदे भारत ट्रेन कहा गया, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। आपको यहाँ पे बता दूं कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये बिहार के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के लिए ऐसी घोषणा है। आपको ध्यान रखना ये 1 लाख करोड़ रुपए की है और साथ ही 8.17 लाख करोड़ रुपए सभी राज्यों को केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में मिलेगा। और बिहार राज्य को इस वित्त वर्ष के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार को ब्याज मुक्त ऋण करीब 8000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। अब चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है और यह 25 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक चलेगा और 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सभी पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये आगामी 2022 में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यह ध्यान रखें जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि हाल ही में केरल सरकार राज्य के उन व्यापारियों के लिए एक विशेष रेटिंग स्कोर लागू करेगी जो कि अपना वार्षिक रिटर्न सही समय पर जमा करते हैं। हालांकि यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हालांकि करदाता कार्ड शीर्षक वाले कार्ड के साथ केरल राज्य का वस्तु और सेवा कर विभाग उन व्यापारियों के लिए पहल लागू कर रहा है जो कि जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है
और इसे 3 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो बातें निकलकर सामने आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब कह सकते हैं व्यापारी वार्षिक जो आयकर रिटर्न होता है वो समय पर जमा करते हैं, तो वैसे व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा भी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे केरल की बात आई है तो केरल से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न बताया था बर्ड एटलस के बारे में, ये आपको ध्यान रखना, ये केरल से ही संबंधित है। अब यहाँ पर अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजी की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गई है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिताली राज इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 से पहले रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में मिताली राज एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और मिताली राज का कुल 738 अंक है। आपको ध्यान रखना, मिताली राज कुल 738 अंकों के साथ बल्लेबाजी की रैंकिंग में एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पहले स्थान पर कौन है। हमने नेक्स्ट पॉइंट में इसकी चर्चा की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली 750 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसा हेली, ये 750 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि मिताली राज के अलावा भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। स्मृति मंधाना के बारे में हमने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया कि स्मृति मंधाना को हाल ही में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स की श्रेणी के अंतर्गत है और ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। मिताली राज की अगर हम बात करें तो मिताली राज टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट कीजिए और नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर पर इसका सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको नोट मिलता है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, तमाम चीज़ें एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कितने स्थान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है और यहाँ पर आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो भारत की जो रैंकिंग है ये तीसरी रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है ये कह सकते हैं पूरे विश्व में देशों की श्रेणी में ये तीसरे स्थान पर है। भारत के बारे में कुछ आंकड़े को यहाँ पर ऐड किया गया कि भारत में वर्ष 2010 से वर्ष 2020 के बीच हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में ऐसी बातें कही गई हैं। अगर हम भारत में वनों की बात करें तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है। हालांकि भारत में विश्व के कुल वनों का 2% वन क्षेत्र ही पाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा इस सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन वाले देश जो है ये है ब्राजील, कांगो, पेरू और रूस। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर भारत के दृष्टिकोण से हम देखें राज्यों की श्रेणी में तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय पार्क है ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। चलते अगले हम 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस शहर में बनाया जाएगा। ये घोषणा हुई है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा और इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपको ये ध्यान रखना किस नदी के किनारे बन रहा है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के नर्मदा नदी के तट पर इसका कह सकते हैं निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर अभी हाल ही में मंजूरी भी दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के लिए अभी हाल ही में कुछ राशि भी आवंटित किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर हमने नीचे लिखा है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से आप यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगामी 2022 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। अभी जो हाल ही के दिनों में मतलब कह सकते हैं बीपीएससी ऑडिटर और बिहार एसआई वाला एग्जाम हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगर आपने यहाँ पर रेगुलर वीडियो को फॉलो किया तो इसका परिणाम आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कई
सारे लोग करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ, आपको श्रेय जाता है, और आप लोग देखते होंगे कई सारे पोस्ट भी मैं करते रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको बताने लायक है, जो कि आपको ये सब समझना भी पड़ेगा कि अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप लगातार पढ़ें। लगातार किसी चीज़ को करते रहने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला हूँ, पॉइंट नहीं कर सकते बल्कि एक बहुत बड़ी कर सकते हैं बात है, जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। कहीं मैंने इंटरनेट पर ही एक जगह पढ़ा था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा था। एक पॉइंट याद रखिए, हमेशा ये दिमाग में आपके होना चाहिए, अगर आप किसी कार्य को लगातार 6 महीने करते हैं तो आप औरों की जिंदगी से लगभग 4 साल आगे निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, अगर व्यक्ति ए लगातार किसी कार्य को 6 महीने करता है तो व्यक्ति बी से भी 4 साल आगे निकल सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, किसी महान आदमी के द्वारा ये बात कहा गया था, मैं नहीं जानता एक्चुअली किसके द्वारा कहा गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए बीपीएससी प्री एग्जाम की अगर हम बात करें, जो कि मान लीजिए 30 अप्रैल को आयोजित हो रही है, तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है प्री एग्जाम निकालने के लिए, आपके पास सफिशियंट टाइम है। ऐसे समय में आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करके मतलब कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि समय का आप सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को आपको जीना है, ये आप खुद समझ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आप अपने लाइफ का स्टैंडर्ड बरकरार रखें और आप एक ऑफिसर रैंक के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में आपका स्टैंडर्ड अभी से दिखना चाहिए। आपकी जो मतलब टाइम टेबल होगी, जो मतलब कर सकते हैं आपकी दिनचर्या होगी, वो एकदम से अच्छे लेवल की होनी चाहिए, अच्छे मतलब कर सकते हैं एक ऑफिसर की तरह होनी चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि आप एक अच्छे कार्य कर रहे हैं और पूरी तरह से मोटिवेट होकर आप उस चीज़ में लगे हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का जो वीडियो चैनल पर आता है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग, हमारी टीम इसमें दिन रात लगी हुई रहती है। क्वेश्चन आपके लिए तैयार करना होता है और उसके बाद आपको दिया जाता है, जो बहुत मेहनत का कार्य है। आपको देखने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन इसके पीछे का मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग ये समझते होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग 15 से 20 मिनट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से रेगुलर इसी प्रकार से बने रहें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि बजट 2022-23 में भारत के अंतरिक्ष विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो बजट सत्र 2022-23 में अंतरिक्ष विभाग के लिए जो राशि आवंटित की गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किया है। आवंटन पिछले बजट में 12,642 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 1,058 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। आपको ध्यान रखना, इस वर्ष जो मतलब राशि जारी की गई पिछले वर्ष की तुलना में ये 1,058 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये अधिक से भी संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी का स्थान ग्रहण किया है और वह पहले थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। हमने यहाँ पे आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो हमने लिखा है, इन्हें भी हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ पर इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल उप सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर हमने इनका नाम लिखा है। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GA श्रीनिवास मूर्ति इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में GA श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लिया है। वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के निदेशक हैं, जो कि मतलब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर GA श्रीनिवास के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह यानी कि GA श्रीनिवास मूर्ति 1987 में DRDL अर्थात आपको ध्यान रखना रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में शामिल हुए और रचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगर हम DRDL की बात करें तो DRDL डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत में सौर ऊर्जा 280 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 नहीं बल्कि 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर साइड में लिखा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन राशि को बढ़ाकर 24,000 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके तहत वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा के मतलब कह सकते हैं लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य यह प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के तहत 4500 यानी कि 4,500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी थी। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इस वर्ष जो मंजूरी दिया गया ये 24,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पर मंजूरी दिया गया है। और इसके तहत एक लक्ष्य लिया गया कि सौर ऊर्जा 280 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा 2030 तक। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हालांकि बजट वाला जो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया था बजट विश्लेषण के बारे में, तो वहां पर मैंने इसकी जानकारी दी थी। इसका राइट आंसर होगा 2023 को कर सकते हैं मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ पर विस्तार में चीजों को लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला है, वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादों की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को सहायता देगी और साथ साथ सरकार कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बदलाव करेगी। और इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि वानिकी अपनाना चाहते हैं। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी। जो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है इसी के तहत ये सारी चीजें समाहित है। इसी को लेकर के हाल ही में ये 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। कंप्लीट जानकारी मैंने दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी चीजें आप लिखते हैं कोशिश कीजिएगा आप उसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना और वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तमाम चीज़ों को वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा 50 प्रैक्टिस सेट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समग्र प्रश्नों का आपको विश्लेषण मिलेगा। इसके अलावा जो आप इस सीरीज के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं ये डेली बेसिस पे आपको बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू अपडेट रखा जाएगा, जिसमें आपके सारे करंट अफेयर्स होंगे, बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके का आपको नोट्स मिलेगा 2 वॉल्यूम में। और इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल हैं, टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम चीजें बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिल जाएगा। जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहाँ पर सभी चीज़ों का आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।